हाँ भाई, स्कोर नहीं बढ़ रहा। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। क्या सोचा, क्या सोल्यूशन हो सकता है? हैं? मंत्र पढ़ने हैं? काला जादू करना है? नहीं भाई, मैं काली टी शर्ट पहन के आ गया हूँ। ऐसे बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिन सवालों के बेसिस पर ग्रामर के टॉप 40 क्वेश्चंस बनाने लायक आप हो जाएंगे। और ये बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कंटेंट है जो आप लोगों को एमटीएस और सीएचएस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और किसी जादू टोने की ज़रूरत नहीं है, बस इस सेशन को आखिर तक देखना। मेरा दावा है आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना पाएंगे, ठीक है ना? वरना हाथ मलते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है। पहला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंसेस। अब आप इनके अंदर ध्यान से देखोगे तो देखो, एक तो फुल स्टॉप हो गया हमारे सामने, एक कॉमा हो गया, और एक हमारे सामने हो गया सेमीकोलन, और एक हो गया हमारे सामने कॉलन। इन चारों का गेम है भाई, ठीक है ना? ये तो सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज किया जाता है। फुल स्टॉप हो गया, एक सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप, अगला सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस इससे रिलेटेड है या नहीं है, बट इस सेंटेंस की सेपरेट आइडेंटिटी है, इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। कॉमा अपने आप में एक इस तरीके का छोटा सा पंक्चुएशन मार्क होता है जो अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करता है, और ये स्लाइट पॉज भी देने का काम करता है। किसी भी शब्द को, फ्रेज को या सेंटेंस को अलग करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। स्लाइट पॉज ये देता है। ठीक है जी, ये बेसिकली कहलाता है हमारे सामने सेमीकोलन, ठीक है ना? अब सेमीकोलन की खास बात क्या होती है? सेमीकोलन हमेशा रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, लेकिन ये ज्यादा रुकना, थोड़ा रुकना, उससे भी कम रुकना। जब हम कॉलन की बात करते हैं तो सर कॉलन हमेशा, सर पहले इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। कॉलन हमेशा इंट्रोड्यूस करता है किसी भी आइटम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है बच्चे, अब इस लिखे हुए सवाल में ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में यहां पर ही इज नहीं लिखा होता और यहां इसकी जगह लिखा होता बट ऑल्सो, तो ये वाक्य अपने आप में सही हो जाता। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एक क्या खेला हो गया है? इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर पंक्चुएशन मार्क से आपको ये दो अलग सेंटेंसेस कनेक्ट करके दिखाने हैं। तो नॉट ओनली के साथ अगर मैं कोमा लगा दूंगा तो अनरिलेटेड सिचुएशन नहीं बन पाएगी। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये रिलेटेड स्टेटमेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही जा रही हैं। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, सर यहां पर क्या इंफॉर्मेशन को क्या है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस को देखते हैं। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, यहां पर फिर सेमीकोलन आ गया, ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फंस गए। सर थोड़ा सा फर्क ध्यान से देखिएगा, इसके अंत में आपको फुल स्टॉप देखने को नहीं मिला, यानी कि सेंटेंस को क्लोज नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली बनता है। छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द प्रोफेसर ब्लैंक द कॉम्प्लेक्स थियरी यूजिंग अ सिंपल एनालॉजी दैट ऑल स्टूडेंट्स कुड ग्रेस्प। ठीक है जी, अब अगर इस सिचुएशन को हम ध्यान से समझेंगे तो आपको इस लिखे हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या सेंस समझ आ रही है? प्रोफेसर ने कॉम्प्लेक्स थियरी को यूज करते हुए सिंपल एनालॉजी से सभी स्टूडेंट्स को तुरंत समझ आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेट सी बात है, एक पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड हमें चाहिए जो इसको क्या कर दे, इजी बना दे। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ इस तरीके से प्रोफेसर साहब ने अपनी इंफॉर्मेशन को पास किया कि भाई वो बहुत आसानी से उसको समझ में आ जाए। ठीक है ना जी? तो अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब क्या समझ में आता है? परप्लेक्स्ड का मतलब तो होता है जो इंसान किसी सिचुएशन में जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, नहीं चल पाएगा। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को ट्विस्ट कर देना, तो ट्विस्ट कर दिया तो फिर समझ कैसे आएगा, नहीं होगा। निगेटेड का मतलब क्या होता है? निगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को नेगेटिव बना देना। ठीक है जी, तो ठीक है। तो बचता है हमारे सामने इलसिडेटेड, जिसका मतलब होता है क्लैरिफाइड। ये एक बहुत ही प्यारा सवाल था भाई।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इन सारे ऑप्शंस को देखकर हमें समझ आता है कि ये अपने आप में बात प्रेपोजिशन की है ना मेरे भाई। ठीक है जी सर, अमंग की बात करते हैं जब दो से ज्यादा के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिले। अराउंड का मतलब होता है हेयर एंड देयर, अप्रोक्सीमेशन बिटवीन दो पॉइंट्स के ठीक बीच, और बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, किसी चीज के ठीक एडजेसेंट होना। शाइला सेट ब्लैंक कोमल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड दे टॉक्ड इनऑडिबली थ्रू आउट। सर देखो सिचुएशन को ध्यान से समझना, ये एक सीट है, ये एक सीट है, ठीक है ना जी, ये दोनों की दोनों सीट हैं। ओके मेरे भाई, अब इन दोनों की दोनों सीट पर शाइला बैठ गई है कोमल के ठीक बगल में, ठीक है ना। पूरे परफॉर्मेंस में उन्होंने बातें की हैं ताकि पूरी परफॉर्मेंस के दौरान उसको कोई सुनाई दे। बिटवीन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अराउंड हियर एंड देयर नहीं, अमंग दो से ज्यादा के बीच नहीं, तो करेक्ट आंसर बिसाइड इसका करेक्ट सेटिस्फाई करता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको यहां पर करेक्ट पंक्चुएशन यूज करनी है, कौन सी पंक्चुएशन से ये बात सेटिस्फाई हो जाए। देखिए मेरे बच्चों, यहां लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, द टीचर सेड ऑनेस्टी, अगर यहां कोई कंजंक्शन नहीं है तो नेचुरल सी बात है ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में डायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए। ठीक है जी, अब डायरेक्ट स्पीच में लिखने की अगर हम बात करते हैं तो यहां कोमा लगाना गलत हुआ। ठीक है बाबू सर, यहां पर फिर से वही है, स्प्लिट करने के लिए कंजंक्शन लिखा हो तो चले, नहीं है तो फिर इसको फिर पंक्चुएशन मार्क्स के साथ हमें बताना होगा। अब हमारे सामने यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस में लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तब लगाते हैं जब हम किसी भी तरह का सरप्राइज या वंडर एक्सप्रेस करते हैं, तो सरप्राइज वंडर यहां एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने। सर एक असर्टिव सेंटेंस को एंड करने के लिए फुल स्टॉप हमें चाहिए, स्पोकन वर्ड्स को इन्वर्टेड कोमास में कोट करते हैं और इसको हमने अनरिलेटेड क्लॉज की कैटेगरी में रख दिया, तो इसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 पर काम करते हैं। हिस्टोरी हैव लॉन्ग, ठीक है जी, हिस्टोरी हैव लॉन्ग डिबेटेड। हिस्टोरी का मतलब वो इंसान होता है जो इतिहास लिखता है, ठीक है ना, हिस्ट्री उसके लिखे हुए की बात करता है। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा स्पेलिंग। हैव लॉन्ग डिबेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैंक फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द मिडिवल वर्ल्ड। ठीक है, सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं कि इन्होंने लंबे समय तक इस बात पर बहस की है कि क्या इंपॉर्टेंस है किस चीज की, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर का जो पतन हुआ है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं। अब ये फॉल का मतलब क्या समझ में आया, फॉल अपने आप में एक वर्ब है। किसी भी वर्ब को जब नाउन की तरह हम यूज करते हैं तो हम उससे पहले आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल अपने बैच में मैंने पढ़ाई है। ठीक है जी, डिटेल में ये चीज हमने समझी है। अब ये फॉल किससे रिलेटेड है, आप कहेंगे सर ये फॉल रिलेटेड है रोमन एम्पायर से। ये फॉल साड़ी का फॉल नहीं है भाई। कभी सुन रहे हो आप अपने मन में गाना, साड़ी के फॉल सा कभी मैं चिकिया रे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की वजह से हम आर्टिकल द इसके साथ चिपका देंगे भाई। ठीक है, चिपकाने से याद आया, चिपका दे सैया फेविकॉल से। ठीक है बच्चे, आपको देखना है इस लिखे हुए शब्द को चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट करता है। पॉइंट अब इस बात का है कि चार ऑप्शंस यहां दिए हैं, कहीं नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया, तो डेफिनेट सी बात है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना ही है। द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमति, जहां सभी लोगों की मंजूरी है। द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस विद द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स आफ्टर सेवरल डिस्कशंस, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद जो प्रस्तावित सुधार थे, काफी सारे डिस्कशंस के बाद उसके लिए उन सभी की सहमति बन गई। तो कंसेंसस एक ऐसा शब्द होता है जिसके साथ अगर हमें ये कंसेंसस अपने आप में सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या हुआ भाई, आर्टिकल लिखा है तो नेचुरल सी बात है नाउन है। ठीक है ना, अग्रीमेंट कह सकते हैं इसका सिनोनिम, नेक्सस कह सकते हैं। तो कंसेंसस के साथ हम इनका यूज नहीं करते हैं, एट का यूज नहीं करते हैं, बाई का यूज नहीं करते, ऑन। ऑन का मतलब किस मुद्दे पर, टॉपिक पर, मेरी बात समझ रहे हैं, तो यहां पर ऑन का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, देयर वाज अ क्लास ऑन आर्टिकल्स, ठीक है ना जी। देयर वाज अ क्लास इन आर्टिकल्स आप नहीं कहेंगे, देयर वाज अ क्लास एट आर्टिकल्स नहीं, बाई आर्टिकल्स नहीं आप कहेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट डिप्लॉयड एडिशनल ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर, ठीक है ना जी। अब इस अलोंग का मतलब हमें क्या समझ में आता है, पैरेलल टू।
पैरेलल टू समवन या फिर समथिंग, ठीक है जी। द गवर्नमेंट डिप्लॉयड, गवर्नमेंट ने लगा दिए एडिशनल ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर टू ब्लैंक अ स्विफ्ट एंड सिक्योर रेस्पॉन्स टू पोटेंशियल थ्रेट्स, ठीक है जी। अब सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश हम करेंगे। यहां पर हमारे सामने लिखा है टू, ठीक है ना जी। टू के बाद ये ब्लैंक छोड़ा है, तो इस टू का पर्पस कोई डेस्टिनेशन बताना नहीं है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ V1 हम लगाकर इस परिवार को इंफिनिटिव से पूरा करेंगे, बोलो हाँ, ठीक है मेरे बच्चे। तो गवर्नमेंट ने डिप्लॉय कर दिए एडिशनल ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर, किस लिए? एक स्विफ्ट और सिक्योर रेस्पॉन्स के लिए, ताकि पोटेंशियल थ्रेट से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है मेरे बच्चों, हाँ कि नहीं। अब यहां पर हमारे सामने लिखा है परफेक्ट, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना जी, क्योंकि परफेक्ट अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव है और यहां पर इसकी कोई सेंस भी जस्टिफाई नहीं है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपनी सोच को सामने लेकर आना, ठीक है ना जी। ओके, रिफ्लेक्ट शब्द से बना है रिफ्लेक्शन, हम क्या सोचते हैं वो मेरे व्यवहार में आ जाए, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं छोटे भाई। अब यहां पर दो शब्द हमारे सामने फंस गए हैं, ठीक है ना। जब इसको हम यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज में बताया जाता है बेटा ये वर्ब है, ये नाउन है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे तो ये जो शब्द है ये भी अपने आप में वर्ब ही है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ कि नहीं। अब अगर इस अफेक्ट के बारे में हम बात करने की कोशिश करें तो इस अफेक्ट का मतलब हमें समझ में आता है टू इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? किसी पर प्रभाव डालना। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं टू कॉज इफेक्ट। अब इस इफेक्ट का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इस इफेक्ट का मतलब हमें समझ में आता है परिणाम निकलना, टू रिजल्ट, ठीक है ना। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं टू मेक समथिंग हैपन, भी इसका अर्थ निकल कर आता है टू मेक समथिंग हैपन, जिसकी वजह से कुछ होता है। अब हमारे सामने इन दो ही शब्दों के अनुसार आंसर देखना है, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने एडिशनल ट्रूप्स बॉर्डर के पैरेलल, ये बॉर्डर है मान लीजिए, ठीक है ना, और यहां पर ट्रूप्स खड़े कर दिए हैं, ठीक है, टू ब्लैंक अ स्विफ्ट एंड सिक्योर, ताकि तुरंत एकदम से सेफ रेस्पॉन्स पोटेंशियल थ्रेट्स को दिया जा सके। यानी कि इसका मतलब तो क्या हुआ, यहां पर कोई कदम उठाया जा सके, सिर्फ प्रभावित करने की बात नहीं है। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया? तुरंत किसी भी तरीके का अगर सामने से कोई भी अटैक होता है तो तुरंत उसके प्रभाव में उसका जवाब दिया जा सके। गॉट इट? मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर बहुत संभल के चलना है, वो नाउन और वर्ब की थियरी चैलेंज हो जाती है मेरे बच्चों। बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। शी वॉज हायर्ड एज ब्लैंक असिस्टेंट to the CEO managing his daily schedule and correspondence, ठीक है ना। उसको हायर किया गया है, ठीक है जी, उसको हायर किया गया है। तो उसको अगर हायर किया गया है तो कैसे हायर किया गया है? देखो, इसके पीछे एक छोटी सी बात कहने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, रामदास इज ब्लैंक डॉक्टर, ठीक है। तो आप यहां पर क्या फिल करेंगे? आप कहेंगे सर अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की लिंकिंग वर्ब के बाद किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर पूरा करने की कोशिश करते हैं उसके प्रोफेशन से रिलेटेड खास तौर पर, तो हम उसके लिए सप्लाई करते हैं आर्टिकल ए या एन, ठीक है जी। अब अगर मैं यही चीज कहता हूं रामदास इज ब्लैंक और लिखता हूं डॉक्टर ऑफ आर फैमिली, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर यहां पर सिचुएशन बदल गई है, ये डॉक्टर किसका हो गया? हमारे परिवार का। इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक हो गई तो हम दा लगाएंगे। अब मेरे भाई यहां पर क्या हमारे सामने लिखा है? शी वॉज हायर्ड एज, कैसे हायर किया गया है? शी वॉज हायर्ड एज, इंफॉर्मेशन इसकी आगे हमें नहीं पता चल रही है। उस इंसान को सिर्फ हायर किया गया है और उसका एक पद यहां पर बताया गया है, क्या? एन के साथ आप कहेंगे इंफॉर्मेशन दी गई है। शी वॉज हायर्ड एज एन असिस्टेंट, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे सामने शी कौन है? शी इज टू द सीईओ, और सीईओ क्या? मैनेज करने के लिए ये लड़की अब यहां पर काम कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना जरूरी है। इसी सवाल में एक चीज को और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करूं तो और आसान हो जाएगा। असिस्टेंट के बारे में अगर हम समझें तो असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। अगर किसी इंसान का एक ही सहायक होता है तो हम द लगाएंगे, एक से ज्यादा सहायक हो तो सर हम एन लगा सकते हैं। तो असिस्टेंट से ये जस्टिफाइड नहीं है कि वो इकलौता है या एक से ज्यादा है, वो डेली शेड्यूल और कोरेस्पोंडेंस में काम करेगा,
उसके अलावा दूसरे असिस्टेंट उसकी लॉन्ड्री करेंगे, कोई उसके घर में सफाई करेगा, कोई उसकी फाइल वर्क करेगा, एटसेट्रा। ठीक है बच्चे, तो इसी वजह से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर एन बन जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन 9 को देखते हैं। देखिए ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का सवाल है, पंक्चुएशन मार्क्स पे आपको ये फंसाया गया है। राम अपोस्ट्रोफे एस सिस्टर, आगे लिखा है सोहिनी मेट अस द अदर डे। सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं, यहां पर ये जो मेट लिखा है ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, ओके है कि नहीं। द अदर डे यहां पर ये व्हेन का आंसर हमें दे रहा है, इसको एक तरफ रख देते हैं। ठीक है जी, अब मेरे भाई इस लिखे हुए नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस लिखा है सिस्टर, मेरी बात समझ रहे हैं। तो मिला कौन है, आप कहेंगे सिस्टर मिली है, मेरी बात समझ रहे हैं। अब इस सिस्टर के लिए यहां पर ये जो लिखा हुआ नाउन हमें नजर आ रहा है, ये इस सिस्टर की इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये अपने आप में अपोजिटिव केस ऑफ नाउन हो गया। अपोजिटिव केस ऑफ नाउन हो गया, नाउन के बारे में जो जानकारी हमें दे रहा है, तो अपोजिटिव केस हमारे सामने होगा। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट की, किसी नाउन की जानकारी आगे हम दे रहे होते हैं, तो उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं हमेशा कोमा से। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं गांधी कोमा और क्या कहते हैं नेशनल हीरो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने कोमा लगाया, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब यहां है और इसके बारे में आगे बातचीत कही गई है। तो ये अपने आप में क्या है, इसी नाउन का अपोजिटिव केस। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान से देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन 10। द कोच सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन ब्लैंक डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है जी, अब सिचुएशन को देखना है आपके अकॉर्डिंग, इसमें से क्या फिट यहां पर हो सकता है। देखो यहां पर तो क्या है, हरी अप बॉयज, ना कोमा ना कोई फुल स्टॉप, तो ये डोंट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब यहां लिखा है हरी अप बॉयज, अगर आप किसी इंसान को कहते हैं जल्दी करो भाई, तो ये एकदम से आई फीलिंग्स को बताता है, यहाँ कोई एक्सक्लेमेशन नहीं, सेपरेट कोई सेंटेंस नहीं है, फुल स्टॉप नहीं, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आप इस चीज को बताने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, ही इज एक्साइटेड टू पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग कॉम्पिटिशन। देखो इस सवाल में आपको जानबूझ के कंफ्यूज किया गया है, ही हमारे सामने सब्जेक्ट है, आगे लिखा इज एक्साइटेड। ठीक है जी, यहाँ इज एक लिंकिंग वर्ब है और ये इसी का लिखा हुआ अपना एडजेक्टिव है। एक्साइटेड के साथ टू लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है ना जी, यहाँ तो टू अपने आप में प्रेपोजिशन ही गलत यूज हुआ है, आप इसके लिए जो करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे ही इज एक्साइटेड। ठीक है ना, तो या तो इसको आप टू पार्टिसिपेट कर देते, ठीक है ना। अब यहाँ टू पार्टिसिपेट के पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कोई भी चीज करेक्ट नहीं जा रही है, तो आपको यहाँ पर हमें क्या करना होगा भाई, एक्साइटेड के लिए हमें क्या लिखना होगा, अबाउट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है ना, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाता है। क्वेश्चन 12, हिज हाउस इज ब्लैंक राइट साइड ऑफ द पार्क। ठीक है ना जी, अब यहाँ पर हम कहने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बेसिकली पार्क है। ठीक है ना जी, ये एक पार्क है जिसकी एंट्री है, उसका घर यहाँ पर है। ठीक है ना, हिज हाउस इज ब्लैंक राइट साइड ऑफ द पार्क, तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मतलब कॉन्टेक्ट बताने की कोशिश की जा रही है। विद इन तो रेंज को बताने का काम करता है। ठीक है ना जी, अब यहाँ हमारे सामने क्या हो रहा है, इन सर इन कहने की सेंस यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ठीक है ना, एट हम किसी छोटे बिंदु के लिए पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन का यहाँ पर ज्यादा करेक्ट आंसर बनता है, हिज हाउस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पार्क। है ना, आप गूगल भी करते हैं, कहीं जाते हैं, ठीक है ना, द लोकेशन इज ऑन द राइट। ठीक है, The meeting will be held tomorrow at 10 a.m. However, we will discuss the new project details next week. आपको इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर पंक्चुएशन को मार्क कैसे सही होगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए ध्यान से, पहले एक बार सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ के देखते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो एट 10 a.m. कोमा हाउएवर। अब हाउएवर एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, जब ये किसी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करती है तो इससे पहले हमें कोमा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो गई ये बातचीत हमारे सामने, यहाँ पर भी नहीं है ये बात, यहाँ पर भी गई। अब मेरे बच्चे हमारे सामने बात आती है दो,
देखो यहाँ पर बीच में लिखा है सेमीकोलन, ठीक है, यहाँ लिखा है कॉमा और यहाँ पर लिखा है हाउएवर। अब ऑब्जर्व करके देखते हैं दोनों में क्या होगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो एट 10 AM, हाउएवर वी विल डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स नेक्स्ट वीक। ठीक है ना जी। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो है वो कनेक्टेड हैं और आपस में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं और रिलेटेड हैं। और यहाँ पर ये लिखी हुई कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ कोमा भी है, ये अपनी जगह पूरी तरह ठीक है। आप इसे कोमा लगाकर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला सेंटेंस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सटीक है, ध्यान रखने वाली बात है। और ये अपने आप में ठीक है जी, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चे, कंपाउंड सेंटेंस है बेसिकली ये। ठीक है, आगे हमारे सामने लिखा हुआ है द हाउस एट द फार एंड ऑफ द विलेज इज, ठीक है ना जी, जो बिल्कुल आखिर में जो गांव पड़ता है गांव के, ठीक है ना, इज हर ब्लैंक एस। ठीक है ना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या पंक्चुएशन लगाई जाए। अगर अपोस्ट्रोफे है, सम लगाते हैं तो ये पजेसिव केस बनाता है, पर ये तो खुद में ही पजेसिव है ना, तो ज़रूरत नहीं है। सेमीकोलन का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, कॉलन का कोई नहीं, तो आप इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों ने प्रोनाउन में मेरे साथ पढ़ी है, हर नाउन के साथ एक पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है और हर्स के अंदर अपने आप ही हर हाउस इंक्लूडेड है। ठीक है ना, ओके तो यानी कि ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन कैटेगरी में आता है, तो आपको यहाँ किसी भी पंक्चुएशन को लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन 15 पर काम करते हैं। आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कोई आर्टिकल यहाँ आए या नहीं आए। ब्लैंक लेटर दैट वी रिसीव्ड यस्टरडे वाज सेंट बाय माय ग्रैंडडैड। ठीक है, यहाँ पर लेटर हमारे सामने एक सब्जेक्ट है जो लिखा है वाज सेंट बाय माय ग्रैंडडैड का सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है ये, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसी लेटर को एक्सप्लेन कर रही है ये सारी की सारी लिखी हुई रिलेटिव क्लॉज। ठीक है भाई, यानी कि इस लेटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। तो जब लेटर की यहाँ इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो लेटर अपने आप में क्या हो गया भाई, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक के लिए आर्टिकल डिटरमिनर द हमें लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 16, द वेदर वॉज फ्रीजिंग। ठीक है ना, मौसम बहुत ज़्यादा ठंड वाला था। ब्लैंक आगे लिखा है शी वेंट आउट विदाउट अ कोट, बिना कोट हुए वो बाहर चली गई। ठीक है जी, अब अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, यहाँ पर तो मामला ठंड का है, यहाँ बिना कोट पहने चलेगी, तो दोनों की दोनों बातें अपने एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। विपरीत होने का मतलब हमें क्या समझ में आ गया, विपरीत हमें होने का मतलब ये समझ में आ गया, एंड तो बैलेंस बनाता है सिमिलर तरह का, सो तो रिजल्ट बताता है। अब इन दो में से हमें कोई भी एक आंसर यहाँ पर लेकर चलना होगा। देखिए अब यहाँ एक छोटे से डिफरेंस को हमें समझने का काम करना होगा। ठीक है जी, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम लिखे हुए दो सेंटेंसेस में येट की बात कर रहे हैं और लिखे हुए दो सेंटेंसेस में बट की बात कर रहे हैं, तो एक फर्क हमें समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, मैंने कहा ही हैज नो मनी, ब्लैंक ही हैज नो मनी येट ही, ठीक है, enjoys a lavish life। ठीक है ना, फिर मैंने आपके सामने कहा he has no money, blank he does not enjoy a lavish का मतलब होता है मतलब लग्जूरियस। ठीक है, लग्जूरियस का मतलब जिसमें खुल के खर्च किया जाता है। ठीक है जी, ओके अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ही इज पुअर, ही इज सैड। ठीक है, मैंने कहा ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। अब मेरे बच्चों इन लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। देखिए यहाँ पर हमारे सामने लिखा है क्या चीज, मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको हम तोड़ना शुरू करते हैं। करें शुरू। अब आप लोगों को यहाँ पर येट और बट सामान्यतः दोनों सिमिलर ट्रीटमेंट के साथ ही दिखाई देते हैं और ये अपने आप में कंट्रास्ट बताने का काम करते हैं। इन एग्जांपल्स में भी हम इनको समझेंगे, पहले इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझो। इनसे पहले लिखे हुए सेंटेंसेस को हम अलग करते हैं, तभी ये कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बट हम केवल तभी यूज करते हैं जब किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का एग्जैक्ट नेगेटिव आप बताना चाहते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ राहुल इज हैप्पी बट सोहन इज सैड,
तो एग्जैक्ट एक दूसरे के ओपोजिट बताने की कोशिश करते हैं, येट इसकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा ज्यादा होता है। कैसा ज्यादा होता है कि हमारे सामने कोई भी बात बताई गई हो, इसके कंट्रास्ट में तो हम आगे बात कहना चाहते हैं, लेकिन कंट्रास्ट में जो बात हम कहने की कोशिश करते हैं उसके अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हमें देखने को मिलता है। सरप्राइजिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, पिता ने उसको समझाया, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। तो पिता के समझाने के बाद एथिकली तो क्या होना चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए, उसको किसी और की बात नहीं माननी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो सरप्राइजिंग एलिमेंट हमारे लिए, वो फिर भी कैसे चला गया, नेवरदीलेस वाला, इन स्पाइट ऑफ दैट आप यहां पर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस येट का मतलब क्या समझ में आता है, नेवरदीलेस, ठीक है ना। ओके, इसी के अंदर आप लोग क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ठीक है ना। यानी कि जो पहले कहा है इस फैक्ट के भी आप सरप्राइज होके सोच के देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ इन 4 सेंटेंसेस में क्या बता रहा था, ही इज पुअर, ही इज सैड। पुअर होना, सैड होना, इसी का रिजल्ट है, यहाँ पर आप सो लगा देंगे, ठीक है ना जी। अब अगर आप चाहो तो यहां पर कोमा लगाकर इस सेंटेंस की शुरुआत में बिकॉज लगा सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिकॉज ही इज पुअर, कोमा ही इज सैड। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, पुअर होना, हैप्पी होना। तो आप यहां पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं। जो गरीब है क्या वो खुश नहीं है? सर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, उन्हें फिजूल की अपनी जिंदगी में तनाव की आवश्यकता नहीं है। गरीब है, खुश है, जैसा चल रहा है मजे से चल रहा है, ठीक है ना। तो गरीब होना, खुश होना एक दूसरे चीज के एग्जैक्ट ओपोजिट जो है वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहां कोमा लगाकर हम येट लगा देंगे, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई है कि नहीं। अब इसकी जगह अगर मुझे यहां सेंटेंस की शुरुआत में लिखना है तो हम यहां लिखेंगे ऑल्दो ही इज पुअर, ठीक है, कॉमा या येट लगा के हम लिख सकते हैं ही इज हैप्पी। और सेम यहाँ पर हमारे सामने बनता है, उसके पास पैसा नहीं है, वो लेविश लाइफ नहीं जीता, रिजल्ट है, ठीक है जी। उसके पास पैसा नहीं है फिर भी लेविश लाइफ जी रहा है, तो आप यही कहोगे अरे यार हद है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, पैसा है नहीं फिर भी राजा बाबू की लाइफ जी रहा है। तो ये तो अपने आप में ठीक नहीं है, कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। सर मौसम फ्रीजिंग था, हार्ड कांप जम जाए, हड्डियां जम जाए, फिर भी वो विदाउट कोट चली गई, उसको फैशन दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट में नहीं जा रही है बात, कंट्रास्ट के साथ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हमें देखने को मिलता है। तो इस कोमा के बाद हमें येट लगाना पड़ेगा, ये एक बेहतरीन माइन्यूट फर्क है, ठीक है जी। ओके, बट एग्जैक्ट अपोजिट दिखाता है किसी भी बात के लिए, ठीक है ना। बारिश हो रही थी, वो भीगा नहीं, एग्जैक्ट अपोजिट है, बारिश का होना भीगना ओपोजिट हो गया, ठीक है जी। येट ओपोजिट के साथ साथ एक सरप्राइजिंग टच भी देता है अपनी बातचीत में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 पर दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन 17 हमें क्या कहता है, ही बॉट ब्लैंक येलो शर्ट एंड यूनिफॉर्म फॉर स्कूल, ठीक है ना। उसने 2 आइटम्स खरीदे हैं, दोनों के दोनों आइटम्स अलग अलग हैं और पहली बार आप इनका जिक्र देख रहे हैं। तो येलो य की साउंड है, अ लगा दीजिएगा, यूनिफॉर्म य की साउंड है, इसलिए अ लगा देंगे। तो दोनों तरफ आर्टिकल ए आप लोगों को यहां लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। द जूरी रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट, एक ऐसे निर्णय पर वो पहुंचे जो एक मत है, ब्लैंक सॉरी कोमा ब्लैंक, आफ्टर प्रोलोंग्ड डेलिब्रेशन, काफी लंबी चर्चाओं के बाद, काफी सारी लंबी चर्चा के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, ठीक है। ब्लैंक देयर हेजिटेशन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कंस्ट्यूड एज अनसर्टेनिटी ऑफ बायस, ठीक है। अब इस लिखे हुए सवाल में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, एल्बीट एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है ऑल्दो। थोड़ी देर पहले मैं आपको यही चीज समझा रहा था मेरे भाई, ठीक है ना। ऑल्दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है जी। द जूरी रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट ब्लैंक आफ्टर प्रोलोंग्ड डेलिब्रेशन, लंबी चर्चा के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भाई हमारे सामने, इन सो मच दैट, यहाँ लेस्ट लिखा है, लेस्ट लिखा है एल्बीट, एल्बीट का मतलब ऑल्दो का। तो मेरे बच्चों देखो, इन सभी के सभी शब्दों के थोड़े से फर्क समझने की कोशिश करना। जो एल्बीट है वो तो अपने आप में क्या है, ऑल्दो का मीनिंग कन्वे करता है और वो कंट्रास्टिंग फैक्ट बताने का काम करता है। यहाँ पर ये जो इन सो मच दैट हमारे सामने लिखा है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है।
ओके भाई, और ये हमें बताने की कोशिश करता है किसी भी चीज की डिग्री, ठीक है। इन सो फार एज ये भी अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज है जो किसी की लिमिट को बताने का काम करता है। अब सवाल का मीनिंग समझते हैं। जूरी एक यूनानिमस वर्डिक्ट पर पहुंची, यानी कि एकमत निर्णय पर पहुंची, ठीक है। हालांकि इनको बहुत लंबा समय लगा है, ठीक है, हालांकि इनको बहुत लंबा समय लगा। यहां पर हमारे सामने ये जो बताने की कोशिश कर रहा है एक तरह से इंटेंसिफाई कर रहा है, ठीक है जी। तो क्या कहना चाह रहा है, द जूरी रीच्ड ए यूनानिमस वर्डिक्ट, जूरी एक यूनानिमस एकमत डिसीजन पर पहुंची, हालांकि लंबी डेलिब्रेशन चर्चा हुई है, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो उनको इस चीज की हेजिटेशन थी कि कहीं लोग इसका इंटरप्रिटेशन या इसका अर्थ ना निकाल लें, क्या अनसर्टेन थी जूरी या फिर बायस थी जूरी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मीनिंग पर हाउएवर नहीं जाता है, लेस्ट जाता है, और एल्बीट का मतलब तो ऑल्दो ही अपने आप में बनता है। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। हमारे सामने लिखा है रेक्टिफाई करना फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्टली पंक्चुएटेड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी, वर्ब वर्ड के साथ पंक्चुएशन कौन सी गई है। हालांकि इट वॉज अ न्यू स्टोरी, एक नई कहानी थी ये। दिस नॉवल आगे लिखा है प्लूरल बनाने के लिए एस। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ नॉवल अपने आप में सिंगुलर है, नॉवल अपने आप में प्लूरल है। एक नॉवल की और बहुत सारे नॉवल की, ठीक है जी। लिखा है दिस, दिस हमारे सामने लिखा है, तो दिस अपने आप में एक ऐसा डिटर्मिनर है जो आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉवल जो है अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये नहीं, एस अपोस्ट्रोफे का नहीं है, हटाओ हटाओ, यही इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 20, आई विजिटेड दिल्ली मुंबई एंड कोलकाता लास्ट समर। आपको पंक्चुएट इसमें सही तरीके से करना है। सर अगर हम कहें तो दिल्ली इस लिखे हुई वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये तो इसके लिए कंपलसरी है, तो कोमा यहां लगा देना गलत है। अब हमारे सामने लिखा है आगे क्या चीज, सर दिल्ली और मुंबई अलग अलग स्टेट्स हैं, यहाँ कोमा हमें लगाना होगा, ठीक है जी, यानी कि यहाँ कोमा हमारे सामने आ गया। अब एंड के साथ अगर हमें बात को लेके चलना है तो हमारे सामने ये क्या लिखा हुआ है भाई, देखो कोमा से अलग होना चाहिए, कोमा से अलग होना चाहिए, तो एंड के बाद कोलकाता यहाँ लिखा हुआ, अंडरस्टूड ही है कि मुंबई और कोलकाता दोनों के दोनों यहाँ पर अलग स्टेट्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे सामने चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मोर अगर हम कॉन्शियस होके चलते हैं तो यहाँ पर भी हमें कोमा चाहिए, ठीक है जी, फाइन, यहाँ पर भी हमें कोमा चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो इट्स इनफ टू से दैट। क्वेश्चन 21, द मैनेजर सेड वी नीड टू टॉक। करेक्ट पंक्चुएशन आप लोगों के साथ यहाँ पर कौन सी जाने चाहिए, द मैनेजर सेड सब जगह पर है, डायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए पहले यहाँ हमें कोमा चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास यहाँ से शुरुआत हमारे सामने होनी चाहिए, और जब इन्वर्टेड कोमास होता है तो यहाँ से आपका अलग सेंटेंस शुरू होता है जिसका पहला अक्षर कैपिटल आपको चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए पंक्चुएट अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो इट गोज विद ए फॉर एप्पल, ठीक है जी, इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 पर आओ मेरे भाइयों, मस्ती से सीखेगा क्वेश्चंस को। वी ब्लैंक द पिज्जा टावर एंड द टूरिस्ट वर टेकिंग पिक्चर्स ऑल अराउंड अस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तो हमारे सामने है, एंड के बाद लिखी हुई बात क्या है, हम फोटोज, बहुत सारे टूरिस्ट फोटोज ले रहे थे, तो ये भी बात पास्ट में ही जानी चाहिए। तो ये दोनों तो हमारे सामने गया। सर ये फ्यूचर बताने की कोशिश करता है बट पास्ट फॉर्मेट के लिए, तो सर आप इसके लिए क्या कहने का काम करेंगे, मजबूरन आपको यहाँ पर ए फॉर एप्पल की तरफ आंसर मार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। रीजन क्या है, मतलब यहाँ पर अब आप पास्ट ऑफ पास्ट लेकर जाओगे वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर हमें मजबूरन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब तो हम जाएंगे, पास्ट के अकॉर्डिंग आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, हमने सोचा था हम तब जाएंगे तब वहां फोटो नहीं, तो वो तो मीनिंग ही गलत हो जा रहा है भाई। The results of the experiment were as follows: blank, increased temperature, decreased viscosity and reduced particular size। पॉइंट को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट हमारे सामने क्या है, किसी भी चीज की आगे इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आपको हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है, हाइफन जोड़ने का काम करता है दो शब्दों को, ठीक है। कॉमा इरिलेटेड चीजों को, अनरिलेटेड चीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है जी।
द टीचर हैंडेड अ सर्टिफिकेट टू ब्लैंक स्टूडेंट फॉर देयर हार्ड वर्क। अब सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर यहाँ ऑल कहता हूं तो ऑल केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ काम करेगा, तो ये स्टूडेंट कहना अपनी जगह ठीक नहीं है। यहाँ सम अपने साथ लेकर चल रहा है, तो सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन हमारे सामने है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाइड है, तो सर यहाँ पर हमें प्लूरल की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये भी अपनी जगह डिस्कशन से बाहर हुआ। तो अब हमारे लिए इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या आंसर सही जाना चाहिए? तो आप कहेंगे सर एवरी स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट। तो ईच की जब हम यूज करते हैं तो ये एक छोटे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, और एवरी यूज किया जाता है जब अपने आप में कोई ग्रुप बड़ा हो। और एवरी का एक मीनिंग निकल कर आता है, लगभग सभी की बात कही जाती है एक एक करके जो बड़े ग्रुप में हो। तो टीचर ने हैंड क्या किया है, सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट हर एक स्टूडेंट को दिया है उनके हार्डवर्क के लिए। तो सर जिनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो बहुत सारे तो नहीं हो सकते हैं, एवरी का बिहेवियर यहाँ नहीं जा रहा है, ईच का बिहेवियर यहाँ ज्यादा सुटेबल है। ठीक है जी, अब आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। एक क्लास के अंदर टीचर साहब ने एक कंपटीशन किया है, ठीक है, कंपटीशन के लिए ये सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब इन सारे के सारे स्टूडेंट्स में कंपटीशन जीतने वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये कितना ग्रुप हुआ? छोटा ग्रुप ही तो जीतेगा जिनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सभी को देने की सेंस तो अपने आप में नहीं है। हाँ, आई कार्ड अगर देना है, लाइब्रेरी कार्ड अगर देना है, तो आप यहाँ एवरी वाले बिहेवियर पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइएगा भाई फटाफट से। The new law represents a blank significant change in how environmental regulations are enforced। ठीक है ना। अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब को अगर नाउन बनाना चाहें तो नाउन से पहले हमें एक आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। सवाल को ध्यान से देखेंगे। अ न्यू लॉ सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट इस सब्जेक्ट की वर्ब है, ठीक है ना। आगे लिखा है सिग्निफिकेंट चेंज, चेंज अपने आप में एक वर्ब है, आपने इसको नाउन बनाकर इससे पहले सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव लगा दिया है। अब इसको नाउन बनाने के लिए ये इसमें एक परिवर्तन है, और उस परिवर्तन को यहाँ आगे एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है, इसी की वजह से यहाँ असिग्निफिकेंट की बात आप ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 26 कहता है द बीच वॉज सनी, है ना, बीच जो था वो अपने आप में रोशनी, मतलब अब समझ रहे हैं, धूप निकली हुई थी। एंड ब्लैंक येट द होटल वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, होटल जो था वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड से पहले ये सनी पॉजिटिव कैटेगरी का मीनिंग हमें कन्वे कर रहा है, ठीक है ना जी। मौसम सुहावना है, आसमान में धूप निकली हुई है, करेक्ट है। तो पॉजिटिव कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैओटिक तो अपने आप में नेगेटिव है, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, सब चीज डिसऑर्डर्ड है। ड्रियरी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ड्रियरी का मतलब क्या होता है? ड्रियरी का मतलब समझ में आता है जो थकाने वाला है, डराने वाला है, या जो आपको एक नेगेटिव फीलिंग देने वाला है, ठीक है। बॉइस्टरस भी अपने आप में क्या होता है? टॉकेटिव, जहां बहुत शोरगुल है। सीरीन पॉजिटिव के साथ हमें पॉजिटिव कैटेगरी पर ही लेकर जाना होगा। बीच बिल्कुल शांत था, सनी था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, फिर भी होटल वालों ने क्या किया हुआ था? होटल एक्सपेंसिव रखा हुआ था, ठीक है जी। तो ये सेंस के अकॉर्डिंग भी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, सर इन ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है, तो एक्सक्लेमेशन के साथ आप इसको लेकर चले जाएंगे। माई सिस्टर इंजॉयड ब्लैंक फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड विद द सेकेंड वन, ठीक है ना। तो यानी कि प्ले का जो फर्स्ट हाफ है उसको तो उसने एंजॉय किया, बाद में वो डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि उसको वो चीज़ अच्छी समझ नहीं आई। तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आती है कि जब हम किसी कार्डिनल के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्डिनल बताने के लिए हम नहीं, ऑर्डिनल अगर हम बता रहे हैं तो ऑर्डिनल नाउन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो भाई आप यहाँ पर ये बेसिकली अपने आप में एक फ्रैक्शनल प्रोनाउन है, लेकिन उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हमें द लगाकर चलना पड़ेगा। द रूट, इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन होती है, रूट राउट, ठीक है। द रूट वॉज ब्लैंक ईजी फॉर अस टू फॉलो, है ना। तो अब यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये लिखा है हार्डली सो स्लाइटली फेयरली, ये चारों के चारों अपने आप में क्या बता रहे हैं? चारों के चारों अपने आप में एडवर्ब का फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है।
हार्डली नेगेटिव सेंस को जनरेट कर रहा है। अब हार्डली के साथ अगर मैं इजी की अगर बात कर रहा हूं तो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पे आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि रूट इस हद तक ज्यादा आसान नहीं था हमारे लिए फॉलो करना, लेकिन आगे रिलेटेबल ये नहीं है, ठीक है ना। सो तब यूज होता है जब इसके साथ हम रिलेट करने के लिए दैट क्लॉज साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। स्लाइटली का मतलब थोड़ा बहुत। आप यहां पर एक माइल्ड इंटेंसिटी बताने में ज्यादा सही इंटेंसिफायर एडवर्ब मानकर चलें तो फेयरली अपने आप में सही है। फेयर एक एडजेक्टिव है, अच्छा एल वाई इसके साथ जोड़ते हैं तो फेयरली इजी कह देने का मतलब क्या होता है, यानी कि ये अपने आप में मतलब जो अच्छा लगे उतना आसान हमारे लिए फॉलो करना था। क्वेश्चन 30 पर करते हैं काम। आफ्टर वीक्स ऑफ ब्लैंड मील्स, ब्लैंड का मतलब होता है जिसमें टेस्ट नहीं होता, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। और आप लोगों ने एक ये ब्लेंड की स्पेलिंग ये देखी है, ये ब्लेंड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मिक्स करना, फ्यूज करना। आफ्टर वीक्स ऑफ ब्लेंड मील्स ही बिगेन टू आस्क फॉर अर्नेस्टली समथिंग स्पाइसी एंड फ्लेवरेबल, है ना, जिसमें स्पाइसी और फ्लेवरेबल बिहेवियर आए उसके लिए उसने मतलब मांग की है। ठीक है। अब मांग करने की बात है तो उस इंसान के अंदर वो इच्छाएं जागी, उस इंसान के अंदर वो इच्छाएं जागी जिन इच्छाओं के आधार पर वो मतलब चाहता है कि मुझे कुछ स्पाइसी मिले, ऐसा खाना मिले कि आग लग जाए। अब भाई यहाँ रेकॉन का मतलब क्या होता है, रेकॉन का मतलब होता है जब किसी चीज की कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। टू कंसीडर, टू कैलकुलेट, है ना। क्रेव का मतलब होता है जो किसी चीज को पाने की इच्छा जागती है। क्रेव का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा जिसको मतलब आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि कंट्रोल ना किया जा सके। जैसे एक समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अपने दोस्त के साथ बाहर निकले घूमने के लिए, आपका दोस्त कहता है यार बहुत मन कर रहा है कि मैं एक मतलब जलेबी खाऊं, बहुत मन कर रहा है जलेबी खाऊं, तो जलेबी की जो इच्छा आपके मन में उठी वो क्रेव है। फ्लोट का मतलब तो किसी चीज के ऊपर तैरना है, और स्नब छोड़ दो, मीनिंग दूर दूर तक इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। हाँ कि नहीं, मैंने इसी के साथ आपको यहां पर बता भी दिया है, इसका मतलब होता है रीबफ करना या इग्नोर कर देना। क्वेश्चन 31 लिखा है टू एग्जामिन और एनालाइज समथिंग, किसी चीज को एनालाइज करना, एग्जामिन करना, सच एज अ मेटल और एन आइडिया टू डिटरमिन इट्स क्वालिटी, नेचर एंड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो किसी भी चीज की जो परीक्षण करना, खासकर मेटल या आइडिया का, तो असिस्ट का मतलब तो हेल्प करना होता है, एजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को कॉन्फिडेंटली कह देना, ठीक है ना जी। एजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को कॉन्फिडेंटली कह देना, ठीक है ना जी। ओके। अब यहां पर बात किसी चीज की परीक्षण की है तो आर्ग्यू करने का मतलब तो बहस करना है, इसे हम कहते हैं ऐसे। ए डबल एस ए वाई का मतलब होता है जब आप किसी भी मेटल को, पदार्थ को, वस्तु को, चीज को, विचार को आप जब क्या करते हैं मतलब जज करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं ये कितना अपने आप में सही है। आपको यहाँ गलत स्पेलिंग ढूंढकर बतानी है इनमें से कौन सी है, ठीक है जी। तो भाई गलत स्पेलिंग अपने आप में कौन सी है, फॉरवर्ड सही है, एप्रीहेंड सही है, रेप्रीमेंट सही है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर यहाँ ए आता है भाई। गवर्नमेंट उस इंसान को कहा जाता है, ठीक है ना जी, जिस इंसान को मतलब खाना खाने का बहुत या खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और वो इतना ज़्यादा मतलब कि हद ज़्यादा वो खाने पीने के चक्कर में मतलब दुनिया में कहीं भी जा सकता है, बस उसको ये पता चलना चाहिए कहाँ पर कौन सी चीज़ खाने में अच्छी अवेलेबल है, वो वहाँ जा सकता है। सवाल है अप्रोप्रिएट आपको फिल करना है। दिस इज द ब्लैंक स्नो स्टोम दैट, आगे क्या लिखा है, दैट आई हैव बीन। ये तो बहुत इजी है, आपके सामने क्या लिखा है, आर्टिकल द जस्टिफाई कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री की तरफ आप जाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जाएंगे, सुपरलेटिव की तरफ आप आ जाएंगे। क्वेश्चन 34, आफ्टर वीक्स ऑफ हेल्दी ईटिंग, मतलब अच्छा खाना खाना एक सप्ताह भर तक, लगभग कई सप्ताह खाना खाने के बाद अच्छा, आई हैड अ सीरियस हैंकरिंग फॉर अ जूसी बर्गर एंड फ्राइज। तो भाई हैंकरिंग का मतलब वहीं पर आ जाता है आप लोगों के लिए स्ट्रोंग डिजायर, ठीक है। अब हैंकरिंग अपने आप में क्या है ये आपको बता रहा है आर्टिकल डेटर्मिनर, ये एडजेक्टिव होगा, तो आर्टिकल डेटर्मिनर इसको नेचुरल है नाउन बना रहा है, ठीक है। तो सर इसके लिए हम क्या कहने की कोशिश करेंगे, आपको यहाँ पर बताया गया एवर्जन, एवर्जन तो डिसलाइक को कहते हैं, क्रेविंग वही है जिसे आप हैंकरिंग कहते हैं, बहुत ज्यादा तगड़ी मन में इच्छा आ रही है ना। एम्बिवेलेंस नहीं है, और कंप्लेसेंसी भी यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं कन्वे करता है।
क्वेश्चन 35 हमारे सामने क्या कह रहा है भाई, आओ इसको भी पकड़ के लपेट देते हैं। स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस, इट वाज वेरी क्राउडेड, ठीक है, रहीम कोमा राजम एंड आई ब्लैंक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके लिए क्या कहा जा सकता है। सिलेक्ट करना है करेक्ट पंक्चुएटेड वर्जन ऑफ द फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अब हमारे सामने क्या है भाई, कहानी देखेंगे। लिखा है स्पेंट आवर हॉलीडे, कोमा, यहाँ कोमा आना अपनी जगह गलत है, ठीक है ना जी, क्योंकि इसको तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है। ये तो अपनी जगह पूरी तरह से गलत हो गया। स्पेंट आ हॉलीडे इन फ्रांस, तो सर ये है किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, ये है किसी भी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, टू इन फ्रांस इट वाज वेरी क्राउडेड, ठीक है ना जी। देखो अब ये इसकी इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज को, तो इंट्रोड्यूस करने की बजाय हम इससे ज्यादा बेहतर इसको मानेंगे। रीजन क्या है इसको बेहतर मानने का, सर ये जो स्पेंट हमने वहां पर किया है ना, इसी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फिर से मैंने आप लोगों को जो चीज सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी, आप इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। फुल स्टॉप सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, कोमा अनरिलेटेड आइटम्स को अलग करने के लिए, सेमीकोलन रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, और कॉलन हम तब लगा के चलते हैं जब इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे इस स्टोर में मिलता है कॉलन 1 2 3 4 ये आइटम्स मिलते हैं, समझ रहे, तो उस चीज के लिए आपको कॉलन लगाना पड़ जाता है, ठीक है बच्चा। ये बढ़िया लेवल के सवाल हैं भाई, कुछ नए सवाल हैं जो हमें करके देख लेने चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया, इसने तो भाई सब कुछ ही उड़ा दिया, तो इसके बारे में तो अपन सोच भी नहीं सकते दोस्त, ठीक है। आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक, जब वो स्कैंडल सामने आया, द कंपनी स्टॉक प्राइसेस बिगेन टू प्लमेट, क्या लिखा है, प्लमेट ओवरनाइट। अब यहाँ प्लमेट का मतलब क्या होता है भाई, का अब सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज में स्कैंडल होगा, वो सामने आएगा, तो कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो नेचुरल सी बात है, दे विल गो डाउन इंस्टेंटली, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, स्पीयर हेड का मतलब तो होता है बिल्कुल ऐसे हो जाना जैसे भाले का सिर है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे जाने की बातचीत होना, नहीं सर। रिबाउंड का मतलब नॉनसेंस हो जाएगा, दूर दूर तक नहीं है। नोज डाइव का मतलब होता है जब कोई नाक के बल डाइव करता है किसी भी चीज में, तो बिल्कुल वो सीधा ही नीचे जाता है, तो यही इसके लिए करेक्ट मीनिंग को कन्वे करता है। क्वेश्चन 37, डाइम और डजन, ठीक है। डाइम और डजन का मतलब क्या होता है भाई, मतलब एक मतलब पैसे की यूनिट के 12 मिलते हो, तो इसका मतलब अपने आप में क्या होगा, जो चीज बहुत कॉमन है, सामान्य है, स्पेशल उसमें कुछ भी नहीं है। दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू लॉन्च चिल्ड्रंस गेम्स, ये तो हम अपने नाउन में भी आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं मेरे भाई। चाइल्ड का मतलब होता है क्या, बच्चा, ठीक है जी, सिंगुलर नाउन हो गया। चाइल्ड का प्लूरल हमने क्या कहा, चिल्ड्रन, हम इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे। अब कुछ खतरनाक लोग होते हैं जो चिल्ड्रन का भी प्लूरल बना देते हैं चिल्ड्रंस, तो इसका अर्थ हो गया बच्चे, चे 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 चे। तो जो बच्चे चे 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 आपके सामने करें, तो उनको कहते हैं ना भैया फटाफट से गोपाल वर्मा सर का अपना स्पेशल बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, करियर विल पे मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चे चे 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 वाली कहानी जो है ना, ये तो गलत हो गई, ठीक है जी, गलत हो गई भाई, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों के खेल की बात कही है, तो अपोस्ट्रोफे हमें चाहिए, और यही करेक्ट आंसर इसके लिए बच्चे चे चे आपके सामने आ गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बता दीजिएगा, टू रिमूव फियर्स, ठीक है ना, डाउट्स एंड फॉल्स आइडियाज यूजुअली बाय प्रूविंग देम रोंग और अननेसेसरी, है ना, कोई चीज जिसके इंसान ने गलत फहमी के कुछ अपनी तरफ से डाउट बना लिए हों, गलत फहमी पाल ली हो, उसको हटाना, उसे हम कहते हैं क्या, डिस्पेल, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पेल, ठीक है जी। आई बॉट, मैंने खरीदा बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर रायना इन द आफ्टरनून, दोपहर में मैंने रायना के लिए एक बॉक्स खरीदा है। तो सर ये जो बॉक्स है ना, अगर यहीं तक होता तो ए बॉक्स है, अब इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन आगे दे दी है, इसमें क्या भरी है, चॉकलेट्स, तो ये तो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होने की वजह से आर्टिकल द के साथ आप इसको लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों के सभी आंसर्स हैं, ठीक है, ओके, इनको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे मेरे बच्चों, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कुछ अच्छा नया बेहतर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को फिर से सजेस्ट करता हूँ, वोकैबुलरीज को अगर अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़कर ही सीखना चाहते हो, हमेशा के लिए सीखना चाहते हो, डोंट फॉरगेट टू बाय योर
द वोकैबुलरीज, ठीक है। और मेरे बच्चों, ग्रामर की कंप्लीट प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो हियर वी हैव द इंग्लिश एक्यूमेन। और मेरे बच्चों, अगर आपने एक बैच अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत आई होगी इस क्लास में। शुरुआत करते हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। अब की बार, आखिरी बार, सिलेक्शन के लिए तैयार।